दोस्तों, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध की आग फिर से सुलग रही है और इजरायल पर एक साथ 2000 एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल दागने की तैयारी। ईरान में 24 घंटे चल रहे कारखाने। दोस्तों, ये चौंकाने वाला रिपोर्ट एक बड़े अखबार ने जारी किया है। बताएंगे पूरी जानकारी, कैसे इस बार ज़ायोनी शासन के खिलाफ खामेनी का देश तैयारी कर रहा है। इनके अलावा अगली खबर में आपको बताएंगे, चीन ऐसा बम बना रहा है जो परमाणु हथियार को भी कमजोर कर सकता है। बीजिंग में परीक्षण शुरू, इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया की सैन्य रणनीति बदल सकता है। बताएंगे इसके बारे में पूरी जानकारी। और साथ में एक बेहद बड़ी खबर सूडान से आ रही है। इजरायल की तरह अब यूएई का भी बहिष्कार होने लगा है। बताएंगे सूडान ने यूएन के जनरल असेंबली की बैठक से अचानक उठकर बाहर क्यों चले गए, क्यों किया वॉकआउट। तो बिना समय गवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम एशिया के कई विश्लेषकों और अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इजरायल और ईरान के बीच जंग छिड़ना अब बस वक्त की बात रह गई है, क्योंकि परमाणु वार्ताएं टूट चुकी है और अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई अंतर्राष्ट्रीय निगरानी नहीं बची। रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों देशों ने अपनी सैन्य तैयारियां तेज कर दी। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप में ईरान प्रोजेक्ट के डायरेक्टर अली फैज ने कहा कि ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियां 24 घंटे काम कर रही है। ईरानी अधिकारियों ने मुझे बताया कि देश अगली जंग में इजरायल पर एक साथ 2000 मिसाइलें दागने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा है कि ईरान इजरायल के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी में है और अगर एक साथ इतनी मिसाइलें दाग दी जाए तो दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस उसे इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। यह जून महीने की लड़ाई में पहले ही देखा जा सका है। रिपोर्ट के मुताबिक जून महीने की लड़ाई में ईरान ने इजरायल पर करीब 500 मिसाइलें दागी थी, जिनमें से कई मिसाइलों को इजरायल रोकने में नाकाम हुआ और भारी तबाही मचाई। फैज का कहना है कि इजरायल को लगता है कि उसका मिशन अभी अधूरा है, इसलिए वो किसी भी वक्त लड़ाई फिर से शुरू कर सकता है। इसी वजह से ईरान भी अपनी तैयारियों को दोगुना कर रहा है ताकि अगली जंग में पूरी ताकत से जवाब दे सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 का परमाणु समझौता अब खत्म हो चुका है और अमेरिका ने दोबारा ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। माना जा रहा है कि ईरान के पास अब 11 परमाणु हथियार बनाने जितना यूरेनियम मौजूद है। हालांकि यह पता नहीं चल सका कि वो यूरेनियम कहां रखा गया है। ईरान का कहना है कि यह अमेरिकी हमलों में नष्ट हो गया, जबकि इजरायल का दावा है कि इसे गुप्त ठिकानों पर छिपा दिया गया है। ईरान अब जबल अल मवाअल नाम से एक नया यूरेनियम सेंटर बना रहा है, लेकिन उसने अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों को वहां जाने की इजाजत नहीं दी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने कहा कि ईरान के पास अभी भी करीब 400 किलो यानी 60% शुद्धता वाला यूरेनियम है, जो कि लगभग सैन्य उपयोग की सीमा तक पहुंच चुका है, यानी परमाणु हथियार बनाने लायक यूरेनियम के करीब पहुंच चुका है। वहीं ब्रोकिंग्स इंस्टीट्यूट की सुसन मलोनी ने कहा कि ईरान अब पहले से कमजोर है, लेकिन यही कमजोरी उसे और खतरनाक बना सकती है, क्योंकि कभी कभी कमजोर देश बेताबी में ऐसे कदम उठाते हैं जो हालात बिगाड़ देते हैं। वहीं अमेरिकन प्रोग्रेस सेंटर के डॉक्टर हिशाम हिलर का कहना है कि इजरायल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना चाहता है, लेकिन बातचीत से कुछ नहीं हो रहा, इसलिए मुमकिन है कि वो एक बार फिर हमला करे। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के अंदर 2 गुट बन चुके हैं। एक चाहता है कि ट्रंप सरकार से समझौता करके प्रतिबंधों से राहत ली जाए, जबकि दूसरा मानता है कि अमेरिका पर भरोसा करना बेकार है, क्योंकि ट्रंप ने 2015 के परमाणु समझौते को तोड़ दिया था और हाल ही में इजरायल को फिर से सैन्य मदद दी है। अली फैज के अनुसार दोनों ही तरफ यह समझ बन चुकी है कि इजरायल और ईरान के बीच एक और भिड़ंत तय है, इसलिए ईरान पूरी तैयारी में जुट गया है ताकि इस बार वो कमजोर ना दिखे और मैदान में बराबरी कर सके। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कुछ अरब देश नए युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि किसी भी वक्त टकराव भड़क सकता है। आखिर में न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि पूरा मध्य पूर्व अब एक नई जंग के मुहाने पर खड़ा है। ना कोई बातचीत बची है, ना भरोसा, सिर्फ मिसाइलों और परमाणु हथियारों की होड़ जारी है। और यही वजह है कि इजरायल ईरान की अगली जंग
अब पहले से कहीं ज्यादा करीब लग रही है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, दुनिया भर में मचे परमाणु हथियार बनाने की होड़ के बीच चीन डर्टी बम तैयार कर रहा है। इस बम का इस्तेमाल तुरंत परमाणु हमले को रोकने में किया जा सकता है। चीन के वैज्ञानिकों ने इसको लेकर डिटेल जारी किया है। रविवार को चीन में इस बम का परीक्षण भी किया गया। हालांकि चीनी वैज्ञानिकों को सफलता नहीं मिली। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक संयुक्त लॉजिस्टिक सपोर्ट फोर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग और रॉकेट फोर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर इस बम का परीक्षण किया, लेकिन चीनी वैज्ञानिक सफल नहीं हो पाए। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसको लेकर फिर से प्रयास किए जाएंगे। दोस्तों, चीन के वैज्ञानिक जिस डर्टी बम को तैयार कर रहे हैं वो परमाणु जैसा ही है। इसका इस्तेमाल परमाणु इफेक्ट को रोकने के लिए किया जाएगा। परमाणु बम की तरह ही डर्टी बम में भी प्लूटोनियम या सीजियम का इस्तेमाल किया जाएगा। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से जुड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बम में करीब 62 किलोग्राम प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बम को नागासाकी और हिरोशिमा में हुए परमाणु विस्फोट के उदाहरण के साथ तैयार किया जा रहा है, क्योंकि अब तक सिर्फ इन्हीं 2 शहरों में परमाणु विस्फोट हुए थे। बता दें कि परमाणु विस्फोट के वक्त एक गुब्बार की तरह धुआं बनता है। यह रेडियोधर्मी धुआं धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल जाता है, जिससे वहां की सारी चीजें पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। कहा जाता है कि इसे रोकने के लिए ही डर्टी बम को तैयार किया गया है। डर्टी बम को जैसे ही जमीन पर गिराया जाएगा, वैसे ही इसमें एक जबरदस्त विस्फोट होगा और इसके रेडियोधर्मी कण पूरे वायुमंडल में बिखर जाएगा। यह बम धुएं के गुब्बार को या तो कंट्रोल कर लेगा या उसे ऊपर ही वायुमंडल में दबा देगा, जिससे जमीन पर रह रहे लोगों पर धुएं या गैस का ज्यादा असर नहीं होगा। डर्टी बम को परमाणु हथियार का काट कहा जा रहा है। परमाणु आपातकालीन विशेषज्ञ लिन युआनए का कहना है कि जिस तरह से दुनिया के देशों में परमाणु हथियार बनाने की होड़ मची, उसमें यह हथियार दुनिया भर के लोगों के लिए संजीवनी साबित हो सकता है, यानी जीवन दान साबित हो सकता है। चीन के वैज्ञानिकों ने इस बम को तैयार करने की डिटेल प्रक्रिया भी प्रकाशित की है। वैज्ञानिकों का कहना है कि परीक्षण अगर सफल होता है तो एक बम से करीब 10 किमी के एरिया को परमाणु हमले से बचाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, सूडान ने संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO की 26वीं जनरल असेंबली से अपना प्रतिनिधि मंडल वापस बुला लिया है। यह बैठक सऊदी अरब की राजधानी रियाद में चल रही थी। सूडान ने यह कदम संयुक्त अरब अमीरात UAE की उम्मीदवार शेखा नासिर अल नुआइमी को महासचिव पद के लिए नामित किए जाने के विरोध में उठाया। रिपोर्टों के मुताबिक सूडान के संस्कृति, सूचना और पर्यटन मंत्री खालिद अल इस्सीर ने जैसे ही असेंबली में सूडान का भाषण दिया, उसी वक्त पूरा सूडानी प्रतिनिधि मंडल बैठक से बाहर निकल गया और बाद में होने वाले वोटिंग सेशन का भी बहिष्कार किया। सूडानी समाचार एजेंसी सुना के अनुसार यह फैसला सूडान के स्पष्ट और मजबूत रुख को दोहराने के लिए लिया गया है। सूडान ने साफ कहा है कि वो संगठन के शीर्ष पद पर UAE के किसी उम्मीदवार की नियुक्ति को स्वीकार नहीं करेगा। अपने संबोधन में मंत्री अल इस्सीर ने कहा कि सूडान के पर्यटन ढांचे का जो जानबूझकर विनाश किया गया है वो रैपिड सपोर्ट फोर्सेज यानी RS नाम की मिलिशिया के हमलों का नतीजा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मिलिशिया को क्षेत्रीय और विदेशी ताकतों का समर्थन हासिल है। मंत्री ने कहा, इन देशों ने इस युद्ध को फंड किया, उसे हवा दी और उस मशीन को मजबूत किया जिसने सूडान के लोगों के संसाधनों और उनके देश को तबाह कर दिया। जबकि सूडान के पास ऐतिहासिक स्थलों, प्राचीन सभ्यताओं और प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ विशाल पर्यटन संभावनाओं वाला देश है। मंत्री ने अपने बयान में सऊदी अरब की सरकार, उसके नेतृत्व और जनता का भी धन्यवाद किया कि उन्होंने इस 26वीं जनरल असेंबली की मेजबानी और आयोजन किया। उन्होंने कहा कि सूडान ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों में इसलिए हिस्सा लेता है ताकि दुनिया भर के देशों तक यह संदेश पहुंचाया जा सके कि वो सूडान के साथ खड़े हो, उसके लोगों का साथ दे और उसके न्यायपूर्ण मांगों का समर्थन करे। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।